नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका। आगाज टाइम में वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर रामनगर से है, जहां पे बता दें कि 25 से अधिक दुकानें, जी हां, 25 से अधिक मीट की दुकानें बिना किसी वैध अनुमानित और संचालित हो रही है। आरोप है कि इन दुकानों से निकलने वाला मीट और अपशिष्ट खुले सड़कों पर, आपको बता दें कि सड़कों पर फेंका जा रहा है, जिसे खाकर आवारा कुत्ते खूंखार हो चुके हैं। परिणाम स्वरूप नगर क्षेत्र में लगातार डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले माह अक्टूबर से नवंबर तक 195 मरीज टोटल डॉग बाइट के रामनगर के सरकारी अस्पताल में देखने को मिले थे, जिससे लोगों में डर का माहौल था। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार विभाग कब आएगा। रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मीट की दुकान को जाल लगातार फैलता जा रहा है। भवानीगंज, गुलघट्टी, खताड़ी और लखनपुर इलाके में करीब 25 से अधिक दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं। इन दुकानों से निकलने वाला मीट और अन्य अपशिष्ट पदार्थ खुले में सड़कों और बाजारों पर फेंके जा रहे हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों का आवारा कुत्ते खा रहे हैं, जिससे वह आक्रामक हो चुके हैं। और बता दें कि नगर क्षेत्र में लगातार डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गंदगी और बदबू के कारण इलाकों में तरह तरह की बीमारियां भी फैलने लगी है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगरपालिका प्रशासन में शिकायत की, लेकिन हर बार शिकायतें फाइलों में ही दबकर रह गई। व्यापारियों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अवैध दुकान नगरपालिका की सह पर ही संचालित हो रही हैं। वहीं इस पूरे मामले पर खास सुरक्षा विभाग का दावा है और हमारी टीम ने वरिष्ठ खास सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समय समय पर नगर पालिका के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाए जाते हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। हालांकि विभाग के इन दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नगर क्षेत्र में आज भी वैध मीट की दुकानें धड़ल्ले से संचालित हो रही है। सवाल यह है कि जब कार्रवाई होती है तो फिर से ये दुकानें बंद क्यों नहीं होती है। प्रशासन की इस अनदेखी से कोई बड़ी घटना ना घट जाए, और यही डर अब स्थानीय लोगों को सता रही है। फिलहाल नगर पालिका और प्रशासन की चुप्पी शहर में बढ़ती अव्यवस्था को और हवा दे रही है। अब देखना यह होगा कि नगर पालिका और खास सुरक्षा विभाग की इस गंभीर समस्या के संज्ञान लेते हैं, या फिर ऐसे ही दावों और फाइलों का कार्रवाई सीमित रहेगी। समय समय पर हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, वो प्रशासन और नगर पालिका या अन्य जो है संबंधित रेखी लाइनिंग डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करता है। अगर उसमें जो हमारे स्थानीय वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, वो भी शामिल होते हैं। अगर फूड सेफ्टी के संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है या उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो तत्काल संबंधित जो भी खाद्य कारोबार करता है उसके विरुद्ध कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। खबर रामनगर से, जहां पे बता दें कि 24 घंटे के अंदर आपको बता दें कि लूटपाट और गिरोह, वही आपको बता दें कि तमंचा बुलेट बरामद हुआ है। रामनगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब अपहरण, लूट और जान से मारने की धमकी की वारदात सामने आई है। लेकिन इससे पहले कि अपराधी कानून को चुनौती दे पाते, रामनगर पुलिस बिजली की रफ्तार से कार्रवाई कर पूरे मामले का 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 3 शातिर आरोपी को धर दबोचते हुए उनके कब्जे से तमंचा, बुलेट, मोटरसाइकिल, लूटा गया पर्स और नकदी और आधार कार्ड बरामद कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बीते 26 दिसंबर को शुभम कश्यप पुत्र दिलीप राम निवासी भवानीगंज के रामनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने बताया कि समीर खान ने उसे बहला फुसला कर जबरन अपनी बुलेट मोटरसाइकिल बैठाया और अपहरण कर लिया। इससे पहले बता दें कि आरोपी ने उसे सुनसान जगह ले जाकर मारपीट की, गाली गलौज की और देसी कट्टा कनपट्टी परख कर जान से मारने की धमकी दी। डर का माहौल बनाकर उसकी जेब से पर्स लूट लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रामनगर कोतवाली मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। एसएसपी के सख्त निर्देश पर पुलिस ने हरकत में आई। एसपी सिटी हल्द्वानी और सीओ रामनगर पर्यवेक्षण और कोतवाल सुशील कुमार ने नेतृत्व में टीम गठित की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने निगम क्षेत्र में बंद पड़ी आरा मशीन
उनके खंडहर में दबिश से देकर तीनों आरोपी को धर लिया। आपको बता दें कि आरोपी समीर खान ने 315 बोरे तमंचा और घटना में शामिल बुलेट मोटरसाइकिल शान उर्फ फवा और पीड़ित का पर्स जिसमें से 290 रुपये नकद और जरूरी कागजात रिहान अलवी के पीड़ित का आधार पर बरामद किया। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि तीनों आरोपियों को माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधी में हड़कंप मच गया। वहीं आम जनता ने पुलिस की सक्रियता को संतोष और भरोसा जताया। कोतवाली सुशील कुमार कहा कि रामनगर पुलिस चौकन्नी है, अपराध करने वाले के लिए अब शहर में कोई जगह नहीं है। पुलिस टीम की एसआई सोमेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल तालिब हुसैन, कांस्टेबल महबूब आलम, कांस्टेबल विपिन शर्मा, कांस्टेबल जयवीर सिंह आदि शामिल रहे। खबर सितारगंज से, जहां पे गुरु गोविंद जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और बता दें कि इसमें गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। कल गिधर और गुरुद्वार द्वारा होते हुए मुख्य चौक से तिरंगा चौक बिस्ट होते हुए आपको बता दें कि एमपी चौक से नगर कीर्तन नगर की वार्ड नंबर 7 छोटे गुरुद्वारे को समापन हुआ। नगर कीर्तन में संगत की सेवा के लिए मुख्य मार्ग पर जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई। पूर्व कृषि मंडी अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व पर नगर कीर्तन संगत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। सभी धर्मों के लिए लंगर सेवा में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमेशा सभी धर्मों के लिए एक साथ एकत्र होकर एक दूसरे के त्योहार में शिरकत करने। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमारे आने वाले बच्चों को भी इसी तरह से एक दूसरे के त्योहार में शामिल होना चाहिए। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा है। सितारगंज की सारी संगत, सारी कौम के लोग सभी मिलजुल के गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं हम सब लोग। और सब लोग ये हमारे सिंह सभा गुरुद्वारा से शुरू होकर के पूरे शहर में घूमता हुआ नगर कीर्तन जा रहा है। सारी संगत आगे पीछे सेवा करती हुई जा रही है। और जगह जगह हर स्थान में हर जगह चाय का लंगर स्टॉल और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर रखी है। बड़ी धूमधाम से अब सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं। मैं सारी संगत को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा सभी लोगों का ऐसे ही भाईचारा, प्रेम और सदा के लिए बना रहे। हम सब मिलजुल के ऐसे ही अपने गुरुओं के लिए सेवा करते रहें और सभी के लिए करते रहें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आगे आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे, वो भी ऐसी शिक्षा लेकर के और बढ़ चढ़ के आपस में हमारे देश में ऐसे ही भाईचारा, प्रेम बना रहे। खबर जसपुर से, जहां पे बता दें कि सांसद कांग्रेस के अजय भट्ट और कांग्रेसियों ने जमकर काले पट्टी के साथ विरोधाभास किया। जी हां, बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर जसपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां पे जसपुर विधानसभा क्षेत्र के जसपुर में पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा सांसद अजय भट्ट को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जसपुर के सुभाष चौक पर काले झंडे दिखाकर जमकर विरोधाभास किया। संसद की सुरक्षा पर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आए। कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों ने काफिले को रोककर विरोध प्रकट करते हुए तेज स्वर में जमकर नारेबाजी करते हुए अंकिता भंडारी के हथियारों को बता दें कि फांसी दो महिलाओं के सम्मान में उतरी कांग्रेस मैदान में नारों से सुभाष चौक गूंज उठा। कांग्रेस के 3 सिपाहियों ने ही नैनीताल सांसद अजय भट्ट के काफिले को रोक लिया और विरोधाभास बाद में जसपुर कोतवाली पुलिस ने बता दें कि 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में लिया और कहा कि पुलिस गिरफ्त में कांग्रेसी कार्यकर्ता सुखबीर सिंह भुल्लर। जब पत्रकार ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सम्मान पर हमारे सांसद अजय भट्ट से वार्ता की तो सांसद ने महोदय पत्रकार सवाल पर आवेश में आकर पत्रकारों को ही चोर बता दिया। फिर बड़े ही सुंदर अंदाज में अपनी कही बात को किस तरह घुमाते नजर आए, आइए देखते हैं। और आगे भी बढ़ेंगे, बाद में दुनिया को झुकना पड़ा। तो ये और भी कई चीज़ें हैं। सुशासन कैसा होता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बेईमानी से भरी हुई सरकारें आई थी पहले, सब जानते हैं आप। अटल जी ने एक नया आयाम दिया। आज जितनी सड़कें देख रहे हैं आप, PMGSY, NH, NHAI,
ये सब ये अटल जी की देन है। आज स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा लगता है कि मक्खन की तरह से आज इतनी हमारी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं चारों तरफ, और इस तरह से गाड़ियां दौड़ती हैं। जहां मैंने एक छोटा उदाहरण बताता हूं कि खटीमा से रुद्रपुर ऑफिस में आने के लिए जहां 4 घंटे लगते थे, वहां आज 1 घंटा सवा घंटे में हम पहुंच रहे हैं। इसी तरह से आज हम नजीबाबाद कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ से। अभी हम एक हरिद्वार के लिए ग्रीन फील्ड सड़क बना रहे हैं, भी रहे। मेरे कुछ मित्रों को पता नहीं है, जो आप अंकिता भंडारी मेरी बेटी है, वो हमारी उत्तराखंड की बेटी है। जिसने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम साफ बोल रहे हैं, हमारे सभी लोग कह रहे हैं। उसमें लोग जेल में हैं इस समय। जिन लोगों पर डायरेक्ट मुकदमे हुए थे वो जेल के अंदर हैं और आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं, और फिर उसका ट्रायल कोर्ट में फिर अपील में चले हैं, तो अपील में भी चल रहा, अंडर सब जुडिस है, ऐसा मुझे बताया दीजिए। उस मामले में कोई भी नहीं बोल सकता है अंडर सब जुडिस। मैं आप पर ही आरोप लगाता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप तो महान चोर हो यार, बहुत ही चोर हो आप। अगर कह दूंगा मेरे कहने से चोर हो जाएगा। मैं ये बाबूजी से कहता हूँ, मैंने आपको डकैती करते देखा कल, मेरे कहने से नहीं होगा भाई। कानून का एक तरीका है, अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, तो न्यायालय खुला है, वहाँ पर डालिए ना न्यायालय में। ऐसे मीडिया में ट्रायल देने से, मीडिया में पुछवाने से, काले झंडे दिखा दिए 2 जनों ने, ऐसे कहने से क्या है? सबको कष्ट है हमारी बेटी का भाई। जो भी उसका असली कल्पित है वो तो अंदर गया है। अगर कोई एडिशनल नाम आ रहा, आज इसका नाम ले रहे हैं, कल उसका ले रहे हैं, कल सी का नाम ले रहे हैं, भाई ऐसे नाम से नहीं होता। तुम्हारे पास किसी के पास भी कोई सबूत है? मैं सबसे क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री अजय भट्ट जी जसपुर आए थे। हमने अपना विरोध उनको अंकिता हत्याकांड के ऊपर किया है। अंकिता हत्याकांड में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं और उर्मिला सनावर की तरफ से जो खुलेआम इनके नाम बताए जा रहे हैं, पूरे क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं, क्या क्या वो करते हैं। जैसे कि अजय भट्ट जी का नाम उसने अपना भट्टू बोलकर जाहिर किया है और पूरा बताया है कि उनकी भी हरकतें क्या क्या रहीं। और दुष्यंत, जिनके जो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, उनका गट्टू कहकर उन्हें संबोधन किया है, और गट्टू का नाम जो शुरू से ही आ रहा था, जो उस समय छुप गया था। और उनके जो प्रदेश महामंत्री अजय कुमार जी, इन लोगों के नाम अंकिता हत्याकांड में पहले भी आए थे, लेकिन जिसे मीडिया द्वारा या प्रशासन द्वारा इस नाम को दबा दिया गया था। उनकी जो नाम उर्मिला सनावर द्वारा उठाए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच के लिए हमने उनसे आज आग्रह करना था, जो कि उन्होंने हमारी बात रुक कर नहीं सुनी, जिस पर हमने काले झंडे दिखाए। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अंकिता, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ की बेटी है अंकिता, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। विरोध प्रदर्शन करने के उपरांत हमें पुलिस द्वारा हमें ज़बरदस्ती यहाँ थाने में लाया गया है, और इनका कहना है कि जब तक ये इनका वीआईपी कार्यक्रम है, जब तक ये समाप्त नहीं होता तब तक आप यहाँ थाने में रहेंगे। हमें यहाँ जबरदस्ती बुलाया गया है, जबरदस्ती बिठाया गया हमें यहाँ पर। देखो, विरोध प्रदर्शन करना या अपना विरोध दर्ज कराना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो हमारा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें ये अधिकार दिया गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस हमारे अधिकार को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे अधिकारों का दमन करने की कोशिश की जा रही है कि बस ये जो मर्जी करते रहे, इनके खिलाफ कोई कुछ बोले ना। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मैं पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी से, और मैं ग्राम कलियावाला जसपुर विधानसभा जसपुर में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे 2 साथी और थे। हमारे डॉक्टर शुभचंद्र जी हैं, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं यूथ कांग्रेस के, और मेरे साथी सुखदीप सिंह सोहता, जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के। ये दोनों भाई मेरे साथ हैं। हम 3 लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। खबर हरिद्वार से, जहां पे बता दें कि जिला प्रशासन ने संकल्प लिया है कि स्वच्छ और सुंदर हरिद्वार बनाने का। जी हां, तीर्थ नगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहा विशेष सफाई अभियान अब जमीन पर असर दिखने लगा है। बीते 11 दिनों से जनपद के शहर, गांव, कस्बों और प्रमुख मार्गों पर लगातार सफाई कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित स्वयं अभियान की निगरानी कर रहे हैं, और BHL, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, खंड विकास अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं मिलकर अभियान को सफल बना रही है। सड़कें, घाट, कार्यालय परिसर, हैंडपंप और सार्वजनिक स्थल, हर जगह स्वच्छता का संदेश साफ नजर आ रहा है। उद्देश्य एक ही है, हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और मॉडल जनपद बनाना। टॉयलेट बना रखा है, इस टॉयलेट को हटा के आज यहाँ पे सफाई करके वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि ये घाट सुंदर लगे।
इस घाट को सुंदर बनाने के लिए नेचर फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा एक पहल की गई है कि ये जितने भी पब्लिक टॉयलेट बना रखे हैं लोगों ने सड़क पे, घाट पे, इनको सबको हटा के और एक क्लीन करने के बाद वृक्षारोपण किया जाएगा। खबर बदायूं से है, जहां पे बता दें कि 12 दिन से गायब किशोरी का शव, जी हां, छत विक्षित अवस्था में आपको बता गांव के जंगल में ही मिला है। वह जनपद बदायूं में वाजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव लहरा लाटपुर की रहने वाली 16 वर्षीय सोनम पुत्री इकरा के 19 दिसंबर की रात 11 बजे अचानक घर से गायब हो गई। तो परिवार वालों को रात 12:30 बजे आसपास सोनम के गायब होने की भनक लग गई। तो परिवार वालों ने उसकी हर जगह खोजबीन की, मगर कोई पता नहीं चल सका। उसके बाद परिवार वालों ने थाना वाजीरगंज पुलिस में बता दें कि गुमशुदगी की तहरीर दी, मगर फिर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। काफी खोजबीन पुलिस और परिजनों द्वारा की गई। आज सुबह के समय गांव के पूरन के सरसों के खेत में छत विक्षिप्त स्थिति में जानवरों द्वारा खाया गया शव मिला, जिसका पूरा शरीर जानवरों द्वारा खा लिया गया था। खेत मालिक पूरन ने सोनम के परिजनों को सूचना दी, तो परिजन ने आनंद फानन में घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही परिजन किसी भी पर आरोप लगाने से बच रहे हैं। आज दिनांक 29 दिसंबर को थाना वजीरगंज के अंतर्गत लहरा लालपुर में एक लड़की का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। इस संदर्भ में पंचायतनामा भरवा करके बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्या नाम है तुम्हारा? जुबैर अली। कहाँ के रहने वाली है? लहरा लालपुर। क्या मामला है जो तुम्हारी बहन का जो कंकाल के रूप में रात में 11-12 बजे के टाइम गायब हो गई। कई तारीख को? 19 तारीख को। सबने जांच की, हमने घूमे 17, कहीं कुछ न लगा पता। पुलिस में कर गए थे 26 तारीख को। फिर आज पता चला लाटा के खेत में पूरन के। किस रूप में पड़ा हुआ है? ये सिरकटो वगैरह ने खाली है, सियार वगैरह। हाँ। क्या क्या खा लिया है इसकी शरीर? सारे जो है, सिर बचा, पैर बची। अच्छा। क्या नाम था इसका? सोनम। उम्र कितनी थी? 16 साल। खबर उन्नाव से, जहां पे आपको बता दें कि एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि पास पड़ी बाइक और सुनियोजित की हत्या की आशंका बताई जा रही है। खबर उन्नाव से, जहां पे हर सोमवार दोपहर आसमीन थाना क्षेत्र के हैदराबाद कुरसठ रोड पर एक युवक का गोली लग शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र के बारादेव निवासी 32 वर्षीय सुधीर पुत्र राम लखन के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही आजीवन पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मुताबिक मृतक के सिर में गोली मारी गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। शव के पास उसकी अपाचे और मोटरसाइकिल भी पड़ी हुई थी। घटनास्थल की स्थिति को देखते हुए पुलिस इसे प्रथम दृष्टया सुनियोजित हत्या का मामला मान रही है। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। वही आपको बता दें कि घटना पर सूचना की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर बुलाया गया, जिससे घटनास्थल के महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए। प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि मृतक के सिर पर बेहद ही गंभीर रूप से गोली मारी गई, जिससे हत्या की पुष्टि होती है। आजीवन पुलिस के शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मियागंज भेज दिया गया है, जहां उसे पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के सही पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल्स को भी जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि हत्या से पहले वह किन लोगों से संपर्क में था। पुलिस ने इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या सड़क पर ही की गई थी या अन्य किसी स्थान पर हत्या करके शव यहां फेंका गया। आज दिनांक 29/12/2025 को थाना आसीवन पुलिस को सूचना मिली कि सुधीर पुत्र राम लखन उम्र करीब 32 वर्ष निवासी बरादेव थाना औरास जनपद उन्नाव, जो कि थाना आसीवन क्षेत्र के खुरसट स्थित दुकान से मोटरसाइकिल से वापस घर जा रहा था। तभी हैदराबाद खुरसट रोड पर ग्राम बीजी मऊ के पास अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा सुधीर उपरोक्त को गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है।
सूचना पर थाना आसीवन पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पंचायतनामा भरकर पीएम हेतु भेजा गया है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। खबर वाराणसी से, जहां पे दाल मंडी के सड़क को चौड़ीकरण करने का फिर से बहस शुरू हो गया। जी हां, आपको बता दें कि दाल मंडी की एक बार फिर से शुरू हुई कार्रवाई और एसआईआर प्रक्रिया के बाद शुरू हुई कार्रवाई से पहले दाल मंडी में हुई मुनादी अधिग्रहण के लिए गए गए भवनों पर की गई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 1 जनवरी के बाद होगी। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और आज लोगों से भवन खाली कराने की अपील की गई। बता दें कि 17.4 मीटर चौड़ीकरण किया जाना है दाल मंडी की सड़क। कि दाल मंडी रोड के चौड़ीकरण कार्य को प्रारंभ किया जा रहा है। इस कार्य के अंतर्गत वर्तमान सड़क के मध्य से 8.7 मीटर एक ओर से तथा 8.7 मीटर दूसरी ओर से कुल मिलाकर लगभग 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना यातायात सुव्यवस्था और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु तैयार की गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में यातायात दबाव कम होगा, सड़कें अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित होंगी और लोगों को दैनिक आवाजाही में सुविधा प्राप्त होगी। इस कार्य से उत्पन्न लाभ दूरगामी होंगे तथा आने वाले वर्षों में क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। साथ ही इस चौड़ीकरण के पश्चात खबर अमरोहा से, जहां पे बता दें कि वाहन चोर सात्विक जी हां गिरफ्तार किया गया है। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना हसनपुर पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे में बता दें चोरी की गई एक मोटरसाइकिल, एक फर्जी नंबर प्लेट और एक तमंचा, 315 बोरे, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताते चले कि थाना हसनपुर पुलिस के चेकिंग के दौरान थाना हसनपुर कस्बा मोहल्ला कनेटा रोड चक्की वाली और निवासी समीर पुत्र जब्बार वाहन शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कब्जे से दिल्ली से चोरी की वही फर्जी नंबर प्लेट पर लगी एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त को विरोध थाना हसनपुर पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय में समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर चित्रकूट से, जहां पे बता दें कि रिक्शा चालक और उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि रोडवेज बस ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना तब हुई जब रोडवेज बस जिला मुख्यालय से राजापुर की ओर जा रही थी, जबकि रिक्शा पहाड़ी की तरफ से आ रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा से टकराने के बाद रोडवेज बस सड़क किनारे के पेड़ से जा टकराई और घायल ई रिक्शा चालक की पहचान सत्येंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो जिला मुख्यालय के मुलायम नगर का निवासी है। उसकी मां शिव कुमारी भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है। सत्येंद्र ने बताया कि वह अपनी मां को पहाड़ी ले गया था और घर लौटते समय यह दुर्घटना हुई है। रोडवेज बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही ट्रैफिक प्रभारी शैलेंद्र कुमार और पहाड़ी थाना प्रभारी प्रवीण सिंह पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। उन्होंने यातायात को बता दें कि सुचारू रूप से चालू कराया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ट्रैफिक प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस से उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। खबर शाहजहांपुर से, जहां आपको बता दें कि नगर निगम में नाली निर्माण में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। जी हां, वार्ड नंबर 30 में जलाल नगर बाहरी चुंगी में बन रहे नाले को लेकर पार्षद और स्थानीय लोगों ने ठेकेदारों पर भेदभाव और घटिया निर्माण का आरोप लगाया है।
शाहजहांपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में जलानगर में बाहरी चुंगी में गदे की पंचपीर तिराहे पर चांदनी वाली पुलिया तक नाला निर्माण कराया जा रहा है और इस कार्य में जिम्मेदारी लखनऊ के गदे फॉर्म एसएस इंफ्रा को ही दी गई है, लेकिन अब इस निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि ठेकेदार हेड अमरेश प्रताप सिंह द्वारा नगर निगम से तय मानकों के अनुसार 15 मीटर की बजाय कहीं 7 बता दें कि 30 मीटर से कहीं उससे भी कम चौड़ाई नाला बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नाले की खुदाई से निकाली गई मिट्टी को बेचने का भी आरोप लगाया जा रहा है। पार्षद रीता राठौर ने बताया कि नाला निगम में खुला भेदभाव किया जा रहा है, तय मानकों के नजरअंदाज कर ठेकेदार मनमानी कर रहा है। इससे जनता को परेशानी हो रही है और नगर निगम की छवि खराब हो रही है और मैंने नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर नाला इस तरह से घटिया तरीके से बनाया गया तो आने वाली बरसात में मौसम के जलभराव की गहरी समस्या खड़ी हो जाएगी। लोगों ने नगर निगम से पूरे मामले के जांच का दोबारा नापजोख करने की मांग की है। स्थानीय निवासी ने बताया कि नाला सही तरीके से नहीं बन रहा है, बारिश में ये पानी भर जाएगा। अब इसे शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल नगर निगम की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि शिकायत के बाद निगम प्रशासन जांच कर ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करता है। खबर श्रावस्ती से, जहां पे दिव्यांगजनों के सहायता के लिए जी हां वितरण उपकर आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती में दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकर वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आशा एनएसएस सेंटर भिनगा में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे और मुख्य विकास अधिकारी शाहिद अहमद ने 120 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड और ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में पद भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें कान की मशीन, वॉकिंग स्टिक और बेल किट जैसे उपकरण भी दिए गए। दिव्यांगजनों के हित में सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि इन उपकरणों में दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बनेंगे और समाज की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। खबर समाजपुर से है, जहां पे बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी हां, आपको बता दें कि 410 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। जनपद में अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पिहानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक हरदोई निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में थाना पिहानी पुलिस ने 2 अभियुक्तों को 410 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 29 दिसंबर 2025 को थाना पिनाही पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान अनस खान पुत्र साबिर निवासी मोहल्ला और बताए खुरमुली कस्बा पिनाही तथा अकवदे के मोहम्मद निसार पुत्र सरवर और निवासी ग्राम अमीरता थाना पिनाही को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 410 ग्राम अवैध अफीम बरामद की है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को विरोध थाना पिहानी पर अकवदे की 535/25/12 और 8/18 स्वाप औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है तथा यह भी पता लगाया जा रहा है कि अफीम की सप्लाई कहां से लाई गई थी और किन किन स्थानों पर इसकी आपूर्ति की जानी थी। अब बता दें कि सराहनीय कार्रवाई के अंजाम देने वाले पुलिस टीम को शुभम सिंह यादव और वही जय भारत, आनंद शुक्ला, जगताल और प्रफुल्ल शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने टीम की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में नशे के अवैध कारोबार से लिप्त लोगों ने विरोध अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पिहानी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में नशा तस्करों को हड़कंप मच गया है।
खबर महोबा से है, जहां पर बता दें कि दहेज और बेटा ना होने की सनक ने एक विवाहिता की जान ले ली है। जी हां, आपको बता दें कि 5 लाख रुपए प्लाट की मांग को लेकर संगीता को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों का जुल्म और बढ़ गया, जिसके चलते उसकी संदिग्ध मौत से हो गई। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। महोबा जनपद के चरखारी कोतवाली में अंतर्गत महोबरी आपको कला गांव में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पे 30 वर्षीय संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये मौत सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि दहेज के लोभियों और बेटा चाहने वाले छोटी मानसिकता बानगी है। आपको बता दें कि बांदा के मटोंध निवासी परशुराम ने साल 2021 में अपनी बेटी संगीता का विवाह जितेंद्र के साथ बड़े ही अरमानों से किया था। 2 लाख रुपए नकद और आभूषण और दहेज का सारा सम्मान दिया था, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही खुशियों को ग्रहण लग गया। परिजनों का आरोप है कि पति जितेंद्र और ससुराल वालों 5 लाख रुपए नकद और एक प्लाट की अतिरिक्त मांग को लेकर संगीता को आए और बेरहमी से पीटते थे। पीड़िता के भाई और पिता ने अपने पति अब अप्राकृतिक संबंध बनाने जैसे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। विवाद इतना बढ़ गया कि पूर्व में पंचायतें हुई और संगीता के 2 साल तक अपने मायके में ही रही। फिर पुलिस के संभ्रांत लोगों से हस्तक्षेप पर पति उसे दोबारा घर लिया, तो अब सबको लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच संगीता ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन अफसोस ममता की जीत ना हो सकी। आरोप है कि बेटी पैदा होने के बाद प्रताड़ना का सिलसिला और तेज हो गया। बीती रात संगीता ने फोन पर अपनी जान का खतरा बताया और मायके वालों से ले जाने की गुहार लगे, लेकिन सुबह उसकी मौत की खबर आई। मायके पक्ष का सीधा आरोप है कि आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या की गई है। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना हुई? हमारी बहन का कल फोन आया था तो बोल रही थी कि भैया हमें आके ले जाओ, ये मुझे मारते पीटते हैं, ये मुझे ठीक से नहीं रखते हैं। तो हम क्यों बिट्टी क्या दिक्कत है? तो कह रही थी ये मारते हैं, कह रहे हैं हमें नहीं तुझे रखना। इसके पहले भी कई बार इसने मारा कूटा और बार बार उसे धमकी देते थे। 2 साल हमारे यहाँ बनी रही है। इन थाने में राजीनामा हुआ, कागज आगज हमने जितने हमसे बना तो वहाँ राजीनामा करा के फिर वहाँ से ले गए। कह रहे थे हम नहीं मारेंगे कूटेंगे, हमें से ले जा रहे हैं, प्रेम से रखेंगे। फिर भी इसके बाद नहीं रखे। हमने शादी में 2 लाख रुपए नगद दिए और झुमकी बनवाई और सोने की एक अंगूठी दी और एक कान की कुंडलियाँ दी और कूलर फ्रिज जितना पूरा दहेज 1.5 लाख का दहेज दिया, सब ले गए। कह रहे थे कि हमें और चाहिए तो हम हमारे पास नहीं तो हम कहाँ से दे दें, हम भी गरीब आदमी हैं, करते खाते हैं। तो इन्हें मांग की। कल शाम से हमारी बहन से बात हुई थी खूब, कह रहे थे भैया ले जाओ, मुझे मारते कूटते हैं। और सुबह फ़ोन किया कि उसकी तबीयत खराब है, अब यहाँ हमारे यहाँ तो मरी पड़ी है। वो देखा है तो खराच राज सगले हार बनी है, उसके जान से मार डाला उसे हरामखोरों ने। क्या लग रहा है किसने मारा है इसको? उसकी ससुर ने, अब लड़के ने, उसका पति ने मारा है और उसकी एक नंद ने मारा है। क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस यही चाहते हैं कि सरकार गरीब आदमी हमें न्याय दिलाए। हमें न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हमें। यहाँ जोर की सरकार से विनती है, योगी बाबा से, मोदी बाबा से, कि हमें न्याय दिलाए, हमें न्याय चाहिए। यहाँ जोर की विनती है योगी बाबा से, मोदी बाबा से, कि हमें न्याय दिलाए। इन्हें हरामखोर ने मार डाला हमारी बहन को। बहन है छोटी वाली और शादी हुई थी बमौरी में। मतलब वो कल मैं फोन किया है कि मतलब हमें लेवादों ने मार डालेंगे। पहले भी वो कहती रही है कि मतलब दीदी हमें खुश ये मारते हैं, बेल्टन मारते हैं हमें। तो हमने देखा कि अभी नहीं सोच रहे तो बच्ची हो गई, से सुधर जाए, लड़की हो गई। तो इसके बाद इनके और आगे लगे कि लड़का कहीं नहीं हुआ, बता रही थी हमसे। कल फोन किया, रात भर में मर गई वो। सुबह फोन आया कि तो मर गई है तुम्हारी लड़की। 2021 मांग करते थे, कह रहे थे कि प्लाट हमें लेवा दो। फिर इसके बाद रिक्शा के लिए कह रहे थे और मैं मम्मी पापा कह रहे थे कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब हम कुछ देख लेंगे खुद अपना करें, जब हमारे पास अगर व्यवस्था हो जाएगी तो हम कर देंगे बात। काफी बार इनकी शादी नहीं हुआ। फिर इसके बाद ये मतलब कर लिया साथ में, कह रहा था। इसके बाद कह रहा था हमें पसंद नहीं है लड़का। राम रखिए। मौत हो गई। सुबह काल जो है 12 बजे के लगभग फोन किया है, नाती से बात किया है बिटिया ने कि पापा को भेज दो, मुझे यहाँ तकलीफ बहुत है, मेरे साथ है, मारपीट कर रहे हैं।
अब रात भर में कांड कर दिया है। सुबह 5 बजे फोन किया है ये लोग ने कि तबीयत खराबी महोबा में भर्ती करें, पैसे लेके आ जाओ। हमने पैसा जल्दी लेके आए हैं, जब तैयार भए हैं थोड़ी देर में फोन किया है तो मर गई है। ये हमला किया हो उसके साथ में गलत भावना किया है। बिटिया का माल डाले नहीं, जान से मारे पार्टी हमको वहाँ नहीं मिली, वो कडार का में मिली है, उसमें वहाँ बेड़े भरे सहे रहा। उसके शरीर में न एक मीना है न कुछ, सब उतार कर पहले से रख दिया। एक मांगते 5 लाख रुपए का प्लाट लेवा दो, हमें 5 लाख ससुर न लड़का भगवान दास कह रहा था, जितेंद्र कह रहा था 3-4 साल के लगभग 2021 में बमौली में किया था जितेंद्र के साथ में। खबर जौनपुर से जहां पता है कि फूलचंद की हत्या की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से हत्या के प्रयुक्त आला कत्ल, मृतक का मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर लिया है। पुलिस ने अनुसार फूलचंद उर्फ सेवाराम पासवान की चुनावी रंजिश के चलते हत्या की गई थी। आपको बता दें कि फूलचंद गाँव में सड़क किनारे ग्राहक सेवा केंद्र की दुकान चलाते थे। 26 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या का शव को सड़क किनारे फेंक दिया था और घटना के बाद मृतक की पुत्र की तहरीर पर पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटा गई और वहीं पुलिस की जांच के सामने आया कि हत्या चुनावी रंजिश का नतीजा थी। पूछताछ में अभियुक्त राजेश यादव ने बताया कि वह वर्ष 2005 में प्रधान पद का चुनाव हार चुका था, जबकि मृतक फूलचंद पासवान 2015 में प्रधान चुने गए थे। इसके बाद से दोनों के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत रंजिशें चली आ रही थी। वर्ष 2025 के पंचायत चुनाव में भी फूलचंद पासवान की सक्रिय भूमिका को लेकर आरोपी ने उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस ने अभियुक्त राजेश यादव और उसके साथी अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर एक ईंट का टुकड़ा, मृतक का मोबाइल का फोन, सिम कार्ड, दुकान की चाबी और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। प्रधानी रंजिश मैं बताना चाहूँगा कि जो राजेश यादव है वो 2005 में प्रधानी चुनाव लड़े थे और उनका ही रिप्रेजेंटेटिव 2015 में प्रधानी चुनाव लड़ा था, जिसमें जो फूलचंद पासवान जी थे वह भी लड़े थे और वह 14 वोट से हारे थे फूलचंद पासवान। राजेश यादव नहीं चाहता था कि 2025 में फूलचंद पासवान भी प्रधानी चुनाव लड़े। इसी कारण वह जब 26 तारीख को फूलचंद पासवान के ग्राहक सेवा केंद्र में गया अंकित गुप्ता के साथ और उसके द्वारा धमकी दी गई कि तुम यह इलेक्शन ना लड़ो और उसने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जो करना है कर ले। इसी कारण वह उग्र हो गए और जो बाहर ईंटों का ढेर था वहाँ से ईंट उठा के उन्होंने फूलचंद पासवान के सर पे कई बार प्रहार किया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने फूलचंद पासवान के दोनों मोबाइल फ़ोन को अपने साथ रख के आगे बाइक पे चले गए और घटनास्थल से लगभग 200 से 300 मीटर दूर एक स्कूल है, वहीं पे दोनों मोबाइल फ़ोन फेंक दिए। जो कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन था वो स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर और जो स्मार्टफोन था उसको वहीं रोड के साइड में रख दिया गया। मैं बताना चाहूँगा इसके सफल अनावरण के लिए हमारी सारी टीमों ने सराहनीय कार्य किया है। इसमें सबसे पहले हमने सीसीटीवी जो एनालिसिस कर रहे थे उसमें सीसीटीवी में हमें एक क्लू मिला था। क्लू के द्वारा हमें पता चला कि 13 से 14 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। बाइक एक सीसीटीवी से गुजर रही है पर दूसरे सीसीटीवी से गुजरने में 13 से 14 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। जब हमने सीन रिक्रिएट करवाया, सेम बाइक को ले जाके हमने पूछा जो आगे बैठे थे राजेश यादव और पीछे बैठे थे अंकित गुप्ता, तो दोनों के जवाबों में थोड़ा फ़र्क आया। दोनों कह रहे थे हम जो रुके हम चाय पीने के लिए रुके, लेकिन राजेश यादव एक दुकान बता रहे थे और अंकित गुप्ता दूसरी दुकान बता रहे थे। तो इन्हीं विरोधाभास में हमने इनसे और क्वेश्चनिंग करी और जब हम थाने में ले जाके हमने क्वेश्चन किया तो दोनों ने ही बताया अपना गुनाह कि राजेश यादव द्वारा इनके सर पे ईंटों से प्रहार किया गया था और अंकित गुप्ता जो था वह इन्हें सपोर्ट कर रहा था घटनास्थल पे। सर इन देखिए, जैसे आप सभी को विदित है कि 26 दिसंबर 2025 को लगभग 10:20-30 के करीब एक घटना हुई थी जिसमें बनौली ग्राम कोठन थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम फूलचंद पासवान और सेवाराम जी जो
सीतापुर से जहां पे अवैध निर्माण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। वहीं आपको बता दिए कि सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर निर्देश पर तहसील प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन के अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोजल की जमीन पर बने गेस्ट हाउस के ध्वस्त कर दिया गया। खैराबाद में क्षेत्र के बक्सरिया टोला स्थित हफ्सा गेस्ट हाउस पर यह कार्रवाई की गई है। नगरपालिका द्वारा कई बार दी गई थी नोटिस, फिर भी किया जा रहा था नया निर्माण। जानकारी के निजुल भूमि पर कई वर्षों से अवैध कब्जा गेस्ट हाउस का संचालन किया जा रहा था। प्रशासन ने कार्रवाई कर लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान तहसील प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन सहित पुलिस बल भी मौजूद रहा। ये खैराबाद में यहाँ पर हफ्सा गेस्ट हाउस नजुल की ज़मीन पर बना हुआ है। बहुत पुराना गेस्ट हाउस है और इनके द्वारा नया निर्माण भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें नगरपालिका द्वारा नोटिस दी गई थी। उसके बाद भी इनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था। तो आज उसी को गिराने का कार्य नगरपालिका और तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। कई बार नोटिस देने के बाद में हाँ, उसके बाद भी आप देख सकते हैं नया निर्माण अस्थायी निर्माण था। आज उसी गिराने का कार्य किया जा रहा है। बाकी तो गेस्ट हाउस जो है वो इसी पे बना हुआ है। उसके लिए अलग से रिपोर्ट जी 2 बुलडोजर लगाकर और मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ रुपये बताई जा रही है। खबर महोबा से, जहां पर बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पे मानवता को तार-तार करने वाले एक खौफनाक वारदात सामने आया है। यहां एक और नौकर दंपति ने संपत्ति को लालच में आकर एक रेलवे के रिटायर्ड बुजुर्ग और उनकी मानसिक विक्षिप्त बेटी को 5 साल तक कैद में रखकर तिल मरने की मजबूर कर दिया। भूख और प्रताड़ना के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी हड्डियों का ढांचा मात्र बची है। जिसने भी ये दर्दनाक मंजर देखा, सभी के होश उड़ गए। महोबा के ये रूह कपा देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पे शहर कोतवाली क्षेत्र के हिंद टायर गली में एक नौकर दंपति कुर्ता ने मानवता को सारी हदें पार कर दी है। रेलवे से सीनियर क्लर्क से पद पर रिटायर 70 वर्षीय ओम प्रकाश राठौर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मामला है। एक मृत को यहाँ पे ब्रोड डेड लाया गया था, तो परीक्षण के दौरान उसको मृत घोषित कर दिया गया है और मोर्चरी रखवा दिया है और पुलिस को सूचना दी गई है। सर क्या लग रहा है, क्या बताया परिजनों ने? परिजनों ने बताया कि जो वहाँ पे उनका सेवा करते थे तो उन्होंने उसको मार दिया है। जो परिजन आए हैं और आपस में पैसे दे आपस में मुठभेड़ हो रही है। सराफीपुरा पान मंडी महोबा। अच्छा, क्या हुआ, क्या घटना हुई है? हमारे बड़े भाई सब रेलवे में थे। वो 2015 में
रिटायर्ड हो गए और 16 में पत्नी उनकी एक्सपायर हो गई और उसके बाद यहाँ आकर वो रहने लगे। हमारे घर रहे 2 साल, फिर उनने अपना जो है मकान बनवा लिया एंटायर गली न्यू महुआ सिटी में, सबसे आखिर में। वहाँ खाना बनाने में असमर्थ थे, पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी, बच्ची जो है माइंड से अपसेट थी, इसलिए खाना बनाने के लिए रखा गया था इनको, राम प्रकाश कुशवाहा जी को और इनकी पत्नी को। फिर धीरे धीरे ये अपना जो है उस पर कब्जा करने लगे मकान में लालच की उससे, और वो इस स्थिति में आ गए कि इलाज के लिए अस्पताल एक बार दिखाया, मात्र एक बार गए, दोबारा हमने कहा जाकर कि दोबारा नहीं गए। इस स्थिति में ला दिया कि वो आज ये स्थिति है कि वो उठ के बैठ नहीं पाते, उठ के बैठालना पड़ता है, और बाजार जाने के लिए आदमी 1 घंटा 2 घंटा लगता है। ये 1 बजे के निकले, शाम को 6 बजे 7 बजे आते हैं, बाहर से ताला लगा है। एक आदमी इस स्थिति में है कि वो खुद नहीं बता सकता, इनको ताला लगा के जाना चाहिए, और रात में खत्म हो गए हैं। और हमारे परिचित के बिलवई चुंगी में राजू महाराज रहते हैं, उनके दामाद इनके बगल में रहते, हमारे बड़े भाई सबको, उनको तुम बता रहे हो कि बाबूजी खत्म हो गए, और हमको सवेरे 6 बजे बता रहे हो कि बाबूजी की बोली नहीं निकल रही, आंखें खुल रही, हाथ पांव चल रहे। कैसे झूठा क्यों बताया जा रहा? कैसे रखते थे आपके भाई को और बच्ची को, भतीजी को? ये अपना ऊपर कमरा बनवा लिया था, वहाँ अपना खाना पीना करते थे, सफाई करते थे। इनके कमरे में जाते थे, ऐसे हाथ मारते तो ढेर सारी धूल निकलती थी। ये कौन थे जो खत्म हो मेरे गए? जेठ थे। कैसे खत्म हो गए, क्या हो गया? इन लोगों ने भूखा प्यासा रखा है भैया इनको, और कैद रखते थे ना, हम लोगों को मिलने दिया जाता था, ताला लगा के दिन भर गायब रहती थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की इनके घर में आने जाने की, तो कहते थे कि मैं बाहर हूँ, मैं चरखारी में हूँ, और शाम को आना सुबह आना। हम लोग कई बार गए और मिलने बगैर ही हम घर वापस आ जाते थे। और 1-2 बार हम गए बिटिया को देखने, तो कहते थे बाबू सो रही है, और जब हम जबरदस्ती की, हमने पुलिस की धमकी दी कि अगर तुम नहीं मिलने दोगे तो हम पुलिस के यहाँ जाएंगे। तब इन्होंने ताला खोल के मिलने दिया, तो बिटिया बिल्कुल नंगी लेटी थी, बिल्कुल कंकाल की तरह उसका हड्डी ढांचा दिख रहा है। अभी भी मेरे साथ है बिटिया, और अभी मैं लेने गई जब बिटिया को, तो नहीं आने दे रही थी। लड़का, आदमी, औरत, तीनों लोग छीन रहे थे मेरे हाथों से बिटिया को। खबर लखनऊ से, जहां पे अटल जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत जी हां विधानसभा के क्षेत्र में बता दें कि विधानसभा के बक्सी के तालाब के श्रीपति लॉन में अटल स्मृति विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता लखनऊ के जिला अध्यक्ष विजय मौर्य द्वारा की गई। सम्मेलन में मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर विस्तार से बोलते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति को नई दिशा प्रदान की है। उन्हें राजनीति में त्वरित लोकप्रियता और तात्कालिक लाभ की परवाह किए बिना खरीद फरोख्त से सरकार बनाने के साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का मानना था कि लोकतंत्र में सत्ता टिकाऊ तभी होती है जब उसकी जड़ें संगठन से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के समय उनका नेतृत्व स्पष्ट करता है कि संगठनात्मक अनुशासन से निकला नेतृत्व संकट के समय निर्णय ले सकता है और विजय भी सुनिश्चित कर सकता है। इस अवसर पर बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के साथ जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, कार्यकर्ता सहित सैकड़ों स्थानीय लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में और जनता के बीच में जाती रहती है। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण भारत में
ये अटल जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है, जिसके कारण आज पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और उन्होंने प्रेरणा पार्क के राष्ट्र प्रेरणा पार्क के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्तियों का लोकार्पण भी किया है। इस निमित्त हम सब उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके जन्म से लेकर उन्होंने देश के लिए किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, राष्ट्र के लिए कैसे, राष्ट्र को रक्षा के क्षेत्र में कैसे किसानों के लिए काम किया है, भारत की आत्मा गांव में बसती है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से कैसे भारत का चिंतन किया है, भारत को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में हम सब यहाँ पर आचर्य। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।